कि क्या अब पेच फंस गया अमेरिका के लिए। और ये दो बड़ी चीजें, पहले तो मिसाइल सिस्टम रूस ने जिसको लेकर संकेत दिया है, दूसरा अगर सीधे तौर पर जो ये रिपोर्ट बड़ा दावा कर रही है, इस रिपोर्ट के बाद क्या रिपरकशन अमेरिका को झेलने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मेरे जो खास मेहमान आज कनेक्ट हुए मेरे साथ, सुशील जी। सुशील सर, यही बताइएगा कि पुतिन का जो परमाणु प्लान था उसमें रूस का जो सहयोग था, रूस के जो हैंड्स थे वो हमने देखा, लेकिन एक ऐसा जहाज जो कि दो न्यूक्लियर रिएक्टर लेकर के जा रहा था उसे अमेरिका ने डुबो दिया। ये रिपोर्ट सामने आना, बड़े दावे किए जाना, साथ ही अभी सरमत को लेकर के बात सामने आना, ये दोनों को अगर हम एक साथ रखें तो अभी आगे दुनिया कहां जा रही है? देखिए ऋतु सिंह जी, ये जहां तक हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, वो एक परमाणु सक्षम नेशन है, उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है जी। और उसको वो लगातार वो डेवलप कर रहा है। और इसमें भी कोई लुकी छुपी बात नहीं है कि उसको परमाणु शक्ति बनाने के अंदर चाइना और रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। हम्म। ये जियो पॉलिटिक्स, और जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं किसी रीजन में, उसके तरफ से इनकी स्ट्रेटेजी है कि वहां पे उनको इससे लैस किया जाए, वो हो चुके हैं। राइट। अभी देखिए, कोई भी जो परमाणु या मिसाइल का प्रोग्राम हम फॉलो करते हैं, उसके अंदर स्टेजेस होती हैं। अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो हम टेक्नोलॉजी बढ़ाते जाते हैं, उसमें तीन मुख्य रूप से चीजें निकल के सामने आती हैं। एक तो होती है स्पीड, दूसरा उसकी मैन्यूवरेबिलिटी, और तीसरा है जो मल्टीपल वॉरहेड जो चल पड़े हैं आजकल। अभी मल्टीपल वॉरहेड का मतलब है कि एक मिसाइल के अंदर से आपके 26 या 25 वॉरहेड निकलेंगे और उनको आप अलग अलग ठिकानों पे भेज सकते हैं। और अगर जब स्पीड की बात करें तो जो एंटी डिफेंस सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, उसको भेद पाने में वो सक्षम नहीं रहता। और अभी हम डिकॉय की बात कर रहे हैं, पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी आस्ते आस्ते डेवलप हो रही है। और मेरे को ये खुशी है ये शेयर करते हुए कि इंडिया जो है उसमें पीछे नहीं है। हमारे पास जो मिसाइल्स हम डेवलप कर रहे हैं उनके अंदर भी ये तीनों चीजें हैं, और उनको भी भेद पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी तो जो एंटी डिफेंस सिस्टम है वो भी तरक्की करेगा, तो ये होड़ लगी रहेगी। जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए रशिया इस समय सबसे बड़ा नेशन है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट हैं जो परमाणु बम को यूएसए में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक डेटरेंस के तौर पे काम करते हैं। अगर रशिया इतनी बड़ी शक्ति होती कि जिससे यूएसए कांपना शुरू हो जाए, तो यूक्रेन में 4 साल से जो लड़ाई लग रही है अभी तक उसको जीत जाते वो। हाँ। वो कहाँ कहाँ पहुंचे हैं उसके अंदर। राइट। और जहां तक यूएसए या जो भी डेवलपिंग नेशन है जो अपने डिफेंसेस को तरजीह देता है, अभी वो गोल्डन डोम बनाने की चक्कर कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां तक इनके जहाजों की आप बात कर रही हैं, देखिए ये प्रोसेस चलता रहेगा, उसमें कल पुर्जे थे और पार्ट्स थे। लेकिन जो बेसिक अगर हम बात करें कैपेबिलिटी की, नॉर्थ कोरिया के पास वो है। और आने वाले समय में आप देखिए अपनी वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को इन दोनों कंट्री से अपनी टेक्नोलॉजी लेगा और उसको और आगे बढ़ाएगा। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, नथिंग मच टू रीड अबाउट इट, एवरी नेशन इज डूइंग इट। लेकिन साय सर, मोस्ट पावरफुल मिसाइल इन द वर्ल्ड, इसी से एड्रेस किया है पुतिन ने। अब पुतिन का ये कॉल और सीधे अमेरिका की धड़कनें बढ़ जाना, क्योंकि अभी तो वैसे ही क्राइसिस की सिचुएशन में अमेरिका है, खाड़ी में फंसा हुआ है। अभी हम साउथ चाइना सी की बात करें, वहां पर कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव अमेरिका के फेवर में हो नहीं पा रहा है। अभी इसके बाद किस तरीके की तस्वीर रहेगी, या मैं सीधे सीधे से ऐसे सवाल रख लूं कि RS-28 सरमत कितनी बड़ी मुसीबत इस वक्त अमेरिका के लिए? ऋतु, ये एडवांस्ड सिस्टम है। इस तरह के सिमिलर सिस्टम्स पब्लिक डोमेन में है कि रशिया के पास पहले भी थे। उसकी रेंज बढ़ा दी गई है, राइट। और थोड़ा उसका पेलोड बढ़ा दिया गया। अदरवाइज रशिया के पास काफी ICBMs, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पहले से हैं, और इन पे जो लास्ट टाइम कैपिंग हुई थी कि कितने नंबर्स रख सकते हैं मिसाइल्स, कितने वॉरहेड्स, वो आपको पता है कि इस साल के शुरू में न्यू स्टार्ट जो इनकी ट्रीटी थी यूएसए के साथ, yes. उसको एक्सटेंड नहीं किया गया, और उसके बाद ये ईरान वॉर शुरू हो गया था। तो जब ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी कोलैप्स करी थी, उस वक्त ये अंदेशा था कि नया एक रेस शुरू होगा इस तरह की मिसाइल्स का। और एक्चुअली अब ये समझ में आ रहा है, अगर आप पीछे मुड़कर देखें, कि न्यू स्टार्ट पे दोनों साइड्स ने आगे एक्सटेंड इसलिए नहीं किया कि शायद
ये मिसाइल पहले से बन रही थी, जो कि वायलेशन था न्यू स्टार्ट के कुछ क्लॉजेस का, जहां पे ये था कि कुछ भी ऐसी चीज होगी तो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, दूसरी टीम को बताएंगे कि हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग आर्सेनल्स थे, जो एग्जिस्टिंग लॉन्च सिस्टम्स थे, इंक्लूडिंग सबमरीन लॉन्च्ड एंड रॉकेट लॉन्च वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, उस पे धीरे धीरे करके कमी करने की बात की, तो वो सब पीछे छूटता दिख रहा है। एक बहुत मेजर एंगल भी तो इसमें यह है कि एक फियर मॉन्गरिंग, वॉर फियर मॉन्गरिंग करता है एक पूरी कम्युनिटी, पूरे दुनिया में जो मेजर नेशंस हैं, हाँ। उनके जो वेपन्स एंड वॉर हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे फार्मा का है, उनकी एक पूरी टीम है जो पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स को, लोगों को, मीडिया को मैनिपुलेट करते हैं, एक इस किस्म का फियर ऑफ अननोन क्रिएट करते हैं कि हर देश अपनी गरीबी को भूलकर, अपनी भूखमरी को भूलकर और वेपनाइज्ड होता जा रहा है। और ये दिस वेपन जिसकी आप सैटर्न सैटर्न बोल रहा है इसको नाटो, सैटर्न मतलब शैतान से, वैसे Yes. इसका नाम जो भी है, लेकिन इसका Satan, रेंज Satan 35,000 किलोमीटर। रशिया का कौन सा एनिमी है जो इतनी दूर है? पूरी दुनिया का सरकमफ्रेंस 40,000, मतलब अगर 20,000 का एक मिसाइल बना लेंगे तो आप ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, चारों दिशाओं में 20,000 की मिसाइल से आप कोई भी स्ट्रेटेजिक अटैक कर सकते हैं। चलिए उसमें 4-5 हजार किलोमीटर और जोड़ देते हैं, क्योंकि ये पहले वर्टिकल जाता है स्पेस में, फिर हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करता है, तो कुछ 35,000 किलोमीटर की मिसाइल बनाकर क्या टारगेट है आप? फारदेस्ट एनिमी आपका अगर यूएस को मान ले, नहीं, नॉर्थ एंड पर साउथ प्रश्न इस मिलाकर, पर कि नेटो और अमेरिकी अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम देखें तो क्या ये उसे काउंटर करने के लिए केपेबल इनफ है? ये सिर्फ एक वन अपमैनशिप, एक पोस्चरिंग, एक डोमिनेंस क्रिएट करने का तरीका है। इस पे काफी दिनों से काम हो रहा था, और इससे जो एक ऑलरेडी ऑनगोइंग एक जो रेस लगी हुई है वेपन की, उससे और ट्रिगर होगी, नथिंग मोर। जो भी टारगेट्स ग्लोब के ऊपर हैं रशिया के, ऋतु 10 सेकंड्स, वो ऑलरेडी उनकी आईसीबीएम में कवर हो रहे थे। तो ये एक लार्जर रेंज की मिसाइल बना के कुछ ज्यादा नहीं अचीव कर लिया। हाँ, इसका वॉर हेड कैरिंग कैपेसिटी 10 टन्स का कर दिया है, मतलब 1/3 ऑफ B2 बॉम्बर का जो सबसे बड़ा बॉम्ब होता है, उसके 1/3 ये सिर्फ एक मिसाइल लेकर जा सकती है एट अ हाइपरसोनिक स्पीड, और इसको रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन ये डिफेंसिव वेपन नहीं है। अगर डिफेंस की क्लासिकल जो एक्सप्लेनेशन है डिफेंस क्या होता है, आजकल उसको चेंज कर दिया गया है, उसके साथ भी मैनिपुलेशन है कि नहीं, अगर हम किसी को जानते हैं कि वो हमसे बड़ा बम बना रहा है या हम पे अटैक करने वाला है, तो हम प्रीएम्प्टिव अटैक करेंगे और इसको हम डिफेंस बोलेंगे, ऑफेंस नहीं बोलेंगे। लेकिन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफेंस में ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल विद 35,000 किलोमीटर्स इज नॉट अ डिफेंसिव वेपन, इट्स अ ऑफेंसिव, आउट एंड आउट ऑफेंसिव स्ट्रेटेजिक वेपन, जो टैक्टिकल वॉर के समय नहीं है, किसी एक देश के एक पूरे एरिया को नेस्तनाबूद करने के लिए बनाया गया है। इसकी मंशा के ऊपर डिस्कशंस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में जब आप मुझे चांस देंगे तो हम बात करेंगे। जी जी, करोड़ी सर से मैं एक जानना चाह रही थी सवाल। सर ये बताइएगा कि अब क्या रूसी नीति डेटरेंस से ज्यादा बढ़कर कोएर्शन की तरफ नहीं बढ़ रही है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तो मत तो मेरा यह होगा कि नहीं बढ़ रही है, लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में दो चीजें बड़ी विस्तार से बताई कि सरमत के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या हैं और उर्सा मेजर को किस तरह से डुबोया गया है। हाँ। लेकिन हम मेजर पावर्स के यूएस, चाइना, रशिया, इनके रिलेशंस को देखें तो इसमें दो तीन चीजें हमें सामने आते हैं। एक तो यह कि बैक चैनल डिप्लोमेसी इनका आपस में चलती रहती है। राइट। दूसरा यह है कि इन सभी देशों की इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव है एक दूसरे के मामलों में, इंटरफेरेंस नहीं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। और तीसरा यह है कि इनका जो रणनीति है वो यह है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवर्जन कंटेनमेंट की स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट नहीं आना चाहते। कन्फ्रंटेशन में देखिए, यूक्रेन में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आए हैं, ईरान में भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आए हैं, तो उसको तो अवॉइड करते हैं, लेकिन कंटेन करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के। ये रिलेशनशिप होता है। तो जो रशिया ने अभी किया सरमत मिसाइल का परीक्षण, वो नेटो को बड़ा खतरा है, क्योंकि नेटो के देश हैं, विशेष रूप से यूके जैसा देश है, उनको एक रशियोफोबिया है, पहले से है, आज से नहीं है। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वार के टाइम में यूएसएसआर उस समय था, यूएसएसआर, चाइना, यूएसए और ये वेस्टर्न यूरोप के देश सब एक साथ थे फासिज्म के अगेंस्ट में, नाजिज्म के अगेंस्ट में।
लेकिन युद्ध खत्म होने से पहले ही ब्रिटेन ने एक प्रपोज किया कि ऑपरेशन अनथिंकेबल शुरू कर दिया यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए कि ये अलग विचारधारा की तरफ जा रहा है। तो इनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या एक दूसरे को कंटेन करने की रणनीति है, ये तो पहले से रही है। लेकिन अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ है, जैसा कि अभी एक हमारे साथी ने भी कहा कि जो स्टार्ट ट्रीटी थी उसको 2-3 महीने पहले वो खत्म हो गई है। रशिया ने प्रपोज किया था कि इसको 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी बढ़ा लेते हैं, जिससे जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन का मामला नहीं, है पर वो सवाल दोनों इससे देशों भी में 2 कदम चलता आगे रहे। जाता है करोड़ी सर, सवाल इससे भी 2 कदम आगे जाता है, क्योंकि इसे सीधे सीधे नाम सेटन दिया गया है, सेटन 2, शैतान 2। अब मेरे साथ और एक खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, एक जल्दी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। प्रियंका जी, एक क्वेश्चन आपसे ये कि अब तो रूस को सरमत के नाम का सेटन भी मिल चुका है, और अगर मैं इसे उस तरीके से कोट करूं कि हाउ केपेबल इज सरमत टू कॉन्कर दिस होल सिनारियो, ये पूरा जो अमेरिका अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है, और अभी वेनेजुएला हमने देखा, ईरान हमने देखा, साउथ चाइना सी में क्या हस्तक्षेप है वो देखा, नेविगेशन प्रोसेस को कैसे बाधित करना है वो तमाम चीज़ें हमने देखी। लेकिन रूस की ये तिगड़ी नेटो के लिए, अमेरिका के लिए कैसे पसीने छुड़ा रही है? अनम्यूट कीजिएगा प्रियंका जी। प्रियंका जी अनम्यूट कीजिएगा। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा से रुक करेंगे। बहरहाल हमारे साथ तो सुशील सर है। सुशील सर, जैसा प्रश्न मैंने अभी प्रियंका जी से पूछा कि कितनी कैपेबिलिटी है, लेकिन कैपेबिलिटी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी खुद रूस जंग में उलझा है यूक्रेन के साथ, अभी अमेरिका जंग में उलझा है ईरान के साथ, और भी कई देशों पर नजर है। इस बीच में क्या ये इन तमाम युद्धों को, इन तमाम झड़पों को, इन तमाम तनावपूर्ण स्थितियों को भी प्रभावित करेंगे? जहां तक हम यूरोपियन नेशन की बात करते हैं तो वो डिपेंडेंट है यूएसए के ऊपर फॉर देयर प्रोटेक्शन, बिकॉज रशिया इज कंपैरेटिवली मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दीज यूरोपियन नेशंस आर कंसर्न। और यूएसए ने अपनी फौजें भी वहां पे तैनात कर रखी हैं जस्ट टू एश्योर देम। और इसी बात से वो नाराज है कि जब नेटो कंट्रीज उसके साथ नहीं खड़ी हो रही हैं, इसके अंदर जो ईरान वेस्ट एशिया वॉर हो रहा है, तो उनको वो धमकियां भी दे रहा है कि आई विल विथड्रॉ माय प्रोटेक्शन। जहां तक देखिए, कोई भी जो नया थ्रेट जब मैनिफेस्ट होता है तो उसके अंदर क्यास तो है, बिकॉज इस समय दुनिया की जो सबसे, जो अगर हम बात करें एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और अभी हम गोल्डन डोम की या आयरन डोम की बात करें, जो सक्षम नेशन जो है उसको उसके अंदर अपनी तरक्की कर रहे हैं, तो इसके लिए भी कोई ना कोई तो उनको तोड़ तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड को आपको काउंटर करना पड़ेगा, मल्टी वॉरहेड को काउंटर करना पड़ेगा, उसके बाद उनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है, उसके अंदर जो डिकॉय लगाए जाते हैं मिसाइल्स के अंदर, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनका तोड़ निकलेगा। बट यूरोपियन रीजन, आई वुड से एट द सेम टाइम दे हैव टू बी मच मोर वरीड नाउ, और मोर सो जब उनका इस समय अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक नहीं है, तो रशिया अगर ये उनकी कमजोरी पकड़ लेता है तो उनको थ्रेटन करेगा। आपने पास में भी देखा होगा जब बात चल रही थी कि नेटो कंट्रीज के अपने जो बूट्स हैं वहां पे यूक्रेन में उतारेंगे, तो रशिया हैड क्लियरली टोल्ड देम दैट आई विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम यूजिंग माय न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट यू। तो उनके अंदर वो सिक्योरिटी वाली जो फीलिंग है वो मैनिफेस्ट होगी, और जैसे जैसे इनकी क्षमता बढ़ेगी, परमाणु बम से तो उनको भी, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई थिंक मोस्ट वेपन्स आर विद देम, लेकिन वो जो डिलीवरी सिस्टम है उसके ऊपर वो करेंगे। और इसी तरीके से देखिए ये कंट्रीज क्या करती हैं, ये अपने वेपन भी बेचना चाहते हैं, बिकॉज वेपन लॉबी इज आल्सो वेरी स्ट्रांग, बी इट यूएसए और बी इट रशिया। तो इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, एंड दे कैन सेल देयर स्टफ। तो उसी बहाने ये फॉरेन पैसा जो है वो कमाएंगे और अपनी डेवलपमेंट कामों के अंदर यूज करेंगे। रितु जी। साथ ही साय सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि सिस्टम भी इजराइल के पास आयरन डोम है, बहुत अत्याधुनिक सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए जो सिस्टम होते हैं, रेडार सिस्टम्स होते हैं, उन्हें भेद पाने में ये सक्षम है, कैसी तरीके की तस्वीर दिखाएगा, और क्या ये आयरन डोम के लिए भी बड़ी मुसीबत होगा?
देखिए, किताबों में पढ़ के जो दिख रहा है ये अनस्टॉपेबल है, हाइपरसोनिक है, ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता है, सरकम नेविगेट कर सकता है, और प्रेजेंटली जितने भी डिफेंस सिस्टम्स जानकारी में है हमारे, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, उनको ये आराम से भेज सकता है, और मल्टीपल रिलीजेस हैं इनके, एक साथ एक रूट पे कई टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वर्चुअली अनस्टॉपेबल एज वी टॉक। और मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ रितु कि इस क्लैगमार में फंसने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली एक वॉर रेस को, डिफेंस प्रोडक्शन को जनरेट करके बिजनेस करना, उससे पैसे कमाना, क्योंकि अब ये मिसाइल निकली, आई एम अवेयर ऑफ सिस्टम्स जहां पे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, then electronic counter measures, then electronic counter measures। ये एक रेस का पागलपन है जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, जिसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू स्टेट्स, स्टेट लीडर्स एंड वॉर लॉबी, आर्म्स लॉबी। ये एक बहुत ही छद्म वेश का एक चालाकी भरा कदम होता है जब आपको डराया जाता है और अब बोला जाता है कि अब इससे बचने के लिए हम आपको एक नया एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइन करके देंगे, फिर उस पे अटैक करने के लिए एक नया काउंटर मिसाइल डेवलप। इट इज अ रेस विच इज ट्रिगर्ड फॉर सम पर्पस इज बेनिफिट, पैसा कमाना। आर्म्स लॉबी को अरबों खरबों डॉलर के इस तरह के र्यूमर मॉन्गरिंग, वॉर मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग करके उनको काफी नए नए ऑर्डर्स मिलते हैं छोटे मोटे देशों से, बड़े देशों से भी, क्योंकि एक फियर साइकोसिस पे काम करते हैं। वो डर फैला देते हैं कि अब रशिया के पास एक ऐसी मिसाइल आ गई, इसका कोई एयर डिफेंस। कई बार रितु ये प्रूवन है कि दो एनिमी देशों की आर्म्स लॉबी आपस में बात करके एक दूसरे के प्रोडक्ट्स का काउंटर मेजर डेवलप करते हैं, हार्डवेयर डेवलप करते हैं। बैक चैनल पे उनकी बातें होती हैं कि हम ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, आप इसका काउंटर, या वाइस वर्सा। दिस इज अ वेरी डेंजरस गेम। लेकिन अगर आप सिर्फ इस डिस्कशन को इस पर्टिकुलर मिसाइल पे कंटेन करना चाहती हैं, तो एज ऑफ नाउ इट इज लुकिंग अनस्टॉपेबल। लेकिन कितने प्रोडक्शंस करेंगे, इनके ट्रायल्स कहां करेंगे, 36,000 किलोमीटर, उनको क्या टारगेट मिलने वाला है, उसका नहीं, कितना पोटेंसी का वेपन, कितनी जगह। सरमत से ऊपर भी साय सर, मैं इस चर्चा को सिर्फ और सिर्फ इस मिसाइल सिस्टम पर नहीं करना चाहती। चर्चा का विषय वो भी है जो जहाज को डुबोने के पीछे अमेरिका का हाथ सामने आया, उस रिपोर्ट को कितनी सीरियसली लिया जाए, और अगर लिया जाए तो अमेरिका के लिए कितना क्रूशियल पॉइंट रहेगा, ये भी मेरा विषय है आज का। ओपिनियन इस पे बहुत क्लियर है कि इन दोनों चीजों में कोई लिंक नहीं है। आज से 2 दशक कुछ पहले एक बार अमेरिकन एयरलाइनर को रशिया ने मारा था। इट वाज अ कोरियन एयरलाइनर जिसपे CIA के एजेंट्स बोल के और 35,000 फीट पे रशियन मिसाइल्स ने मारा था। वन ऑफ द बिगेस्ट किलिंग्स, 200 कुछ लोग मरे थे। उसके बाद भी ये चीजें कयास लगाए जाते थे कि इसका रिटेलिएटरी, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर, एक्चुअली मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं थे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के परमाणु के कल पुर्जे थे, नॉट द कंप्लीट रिएक्टर। रिएक्टर के बहुत से काम हो सकते हैं, इंक्लूडिंग पीसफुल, वो किसी सबमरीन का रिएक्टर, किसी वॉरशिप का रिएक्टर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उससे परमाणु बम ही बने। न्यूक्लियर रिएक्टर के मल्टीपल पर्पस होते हैं, लेकिन ये वाला जो डुबाया गया था उसके एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया था कि परमाणु बम बनाने के कल पुर्जे लेकर जा रहा था, और ये बहुत पुरानी बात हो गई है। हालांकि ये जो मिसाइल अभी इन्होंने ओपन करी है, 2 दिन पहले तो विक्ट्री डे मना रहे थे, और अब ये देखिए पता नहीं किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसका उस सिंकिंग ऑफ दैट फ्रिगेट से मैं कोई लिंक नहीं देखता हूं कि ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कम से कम 5-6 साल पहले से चल रहा था। दैट मींस इसका डेवलपमेंट न्यू स्टार्ट ट्रीटी के वक्त भी चल रहा था और रशिया ने इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। जी रितु। जी बिल्कुल, और प्रियंका जी भी प्रतिक्रिया देना चाह रही थी। बहरहाल उनके नेटवर्क में कुछ इशू है, लेकिन करोड़ी सर, ये पूरी जो तस्वीर है, चाहे रेंज बढ़ाने को लेकर हो, पेनिट्रेशन एड्स इस सिस्टम में ऐड करने को लेकर हो, या इसकी क्षमताओं को लेकर जो भी बखान दिया जा रहा हो किताबी भाषा में, उन तमाम चीज़ों को तो एक तरफ हम देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी स्थिति इतनी नाजुक है कि इतनी क्रूशल है, दुनिया भर में अभी त्राही मची हुई है। दुनिया में नहीं पता कि आने वाले समय में क्या तस्वीर हम देख सकते हैं, कैसे लोगों की जेब पर पड़ सकती है। अब उस तस्वीर के तरह अभी इसका टेस्ट करना, ये क्या दिखा रहा है सर? देखिए रितु, आपकी आशंकाएं वैलिड हैं, लेकिन हम
पूरी आर्म्स रेस को समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है। ओके। डायलेक्टिकल प्रोसेस किस रूप में है कि कोई ऑफेंसिव वेपन इन्वेंट किया जाता है, उसको काउंटर करने के लिए एक डिफेंसिव सिस्टम भी डिवाइस किया जाता है। तो ये निरंतर रूप से चलता रहता है कि एक ऑफेंसिव वेपन आया, उसको काउंटर करेंगे, नया सिस्टम डिवाइस होंगे, तो इससे एक तरह की आर्म्स रेस बहुत तेज हो जाती है। और भारत ने प्रारंभ में कंप्लीट डिसआर्मामेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि दुनिया में डिसआर्मामेंट होना चाहिए, आर्मामेंट नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट में पैसा खर्च होना चाहिए, जिसको हम भारत की आइडियलिस्टिक पॉलिसी कह सकते हैं। अल्टीमेटली उसका जो कंक्लूजन रहा, वो जिस एंड पे पहुंचा, वो ये है कि नॉन प्रोलिफेरेशन को लेके कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। कंप्लीट डिसआर्मामेंट नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है जिस तरह का नेशन स्टेट सिस्टम है। तो ये हो गया कि नॉन प्रोलिफेरेशन किया को प्राथमिकता दी जाए, और उसके लिए प्रयास भी हुए, जो विशेष रूप से न्यूक्लियर मामले में काफी प्रयास रहे, कुछ सीमा तक सफल भी रहे हैं। लेकिन ये मिसाइल का सबसे पहला क्राइसिस वर्ल्ड वार के बाद में आया, वो क्यूबान मिसाइल क्राइसिस था। क्योंकि क्यूबा था, वहां एक कम्युनिस्ट रिजीम को एस्टेब्लिश किया, एक रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी, और उस समय अमेरिका ने वहां मिसाइल दागने का प्रयास किया, इधर से यूएसएसआर ने वहां मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया। तो वो सबसे पहला मिसाइल का क्राइसिस था दो सुपर पावर्स में डायरेक्ट। और उस समय के जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उस समय पूरी दुनिया में ऐसा एक बहुत चिंता का विषय हो गया था। पेंटागन रात भर काम कर रहा था, क्रेमलिन रात भर काम कर रहा था कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वहां ये आशंका हो गई होगी कि न्यूक्लियर वेपन यूज हो सकता है। अल्टीमेटली कनेडी ने वाइजली उसको उससे पीछे हटके क्यूबा को अलग से कम्युनिस्ट रिजीम के रूप में प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी स्थिति आती है मिसाइल क्राइसिस में, तो वो पहला क्राइसिस था, वो एक वाइज तरीके से निपटा लिया गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।